नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी तो बस अभी शुरुआत है। खबर जो आ रही है वो ये कि एनआईए के रडार पर मुंबई पुलिस के कुछ और ऑफिसर्स भी हैं। खबर ये भी है कि सचिन वाजे को गिरफ्तार करने वाली एनआईए मुंबई पुलिस के कुछ और अफसरों से पूछताछ कर सकती है। कुछ और अफसरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि केस में टेरर का कोई एंगल नहीं था। हालांकि पहले जैश उल हिंद नाम के एक संगठन की बात सामने आई थी टेलीग्राम के जरिए, जिसका एक मैसेज आया था, लेकिन पुलिस ने इस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे पहली बार गिरफ्तार हो गए हैं और अभी कुछ और पुलिस ऑफिसर भी रडार पर हैं। कुछ और पुलिस ऑफिसर्स की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच सियासत अलग से गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ और पुलिस अफसर शामिल हो सकते हैं। शिवसेना सीधे तौर पर कह रही है कि एजेंसियों के इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने बकायदा आज सामना के लेख के जरिए सीधे केंद्र सरकार पर ही हमला बोला है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। सबसे बड़ी अहम बात, जैश उल हिंद जैसा कोई संगठन मौजूद नहीं था। टेलीग्राम में एक मैसेज आया था, हालांकि इस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया गया और केस से जुड़ी जांच फिलहाल एनआईए कर रही है और जिलेटिन से भरी कार छोड़ने का मकसद फिलहाल पता नहीं है। सारे ऐसे अनसुलझे सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश, मकसद के बारे में भी अभी फिलहाल सबूत तलाशने की कोशिश हो रही है। वाजे से पूछताछ होगी। इनोवा कार भी मुंबई पुलिस टीम की हो सकती है। सीधा चलेंगे, मुस्तफा शेख, पंकज उपाध्याय दोनों मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात यह कि इस कार के एंगल को लेकर जो सवाल जवाब पूछताछ हो रहे हैं, टेलीग्राम में जो मैसेज आया था जिसमें जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, उसको पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। अब कहा है कि इसमें वाजे के अलावा और पुलिस ऑफिसर्स भी रडार पर हैं। जी हाँ नवजोत, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि डे वन से ही ये सोचा जा रहा था कहीं टेरर मॉड्यूल ने मुंबई में एक बार फिर से एंट्री तो नहीं ले ली है। और जैश उल हिंद ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर ली है, खैर अब एनआईए ने साफ कर दिया है कि जैश उल हिंद नामक तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक प्लॉय था अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये प्लॉय था अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, तो फिर जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है उनका क्या मकसद था? इस वक्त भी मुंबई के कई इलाकों में एनआईए सर्च ऑपरेशंस कर रहा है। यह भी सुनने में आ रहा है कि मुंबई पुलिस के कई और ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पूछताछ हो सकती है एनआईए द्वारा आने वाले दिनों में। यह भी हम जानकारी ले रहे हैं एनआईए से कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से और महाराष्ट्र पुलिस से एनआईए को अहम जानकारी मिली है, जिसके बाद ये कई इलाकों में सर्च ऑपरेशंस मुंबई में और सबर्बन इलाकों में कंडक्ट किए जा रहे हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में कई और मोड़ आने वाले हैं। पूछताछ अभी कई अहम अधिकारियों से होने वाली है। तो एनआईए अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसने इशारा ये जरूर कर दिया है कि कहानी में अभी कई और मोड़ आने वाले हैं। दूसरी तरफ जैसा कि आपने सही कहा कि राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सीधे सीधे यहां पर शिवसेना पे कई अहम आरोप भी लगा दिए हैं। शिवसेना ने दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है कि सेंट्रल एजेंसीज का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मोड़ के साथ साथ बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे पेच भी हैं। सही जिक्र किया, लेकिन क्या पाई गई थी उसकी जांच उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है।
कर सकती थी और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है, मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नाही। राऊत साहेब, पण मुंबई पोलिसांना अंबानींच्या घराबाहेर जी स्फोटकं लादलेली जी गाडी किंवा जी स्फोटकं आढळलेली गाडी पार्क झाली त्या प्रकरणामध्ये जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त म्हणजे 10 दिवसात काहीच तपासामध्ये निष्पन्न झालं नाही। विरोधी पक्षाने जेव्हा आवाज उठवला और मामले में सियासत किस कदर गरमा रही है, जरा वो भी सुनिए। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी सबूत देने के बावजूद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की गिरफ्तारी पर खामोश थी, उन्हें बचा रही थी। ये समूचे देश ने देखा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वाजे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे आगे देखो क्या बाहर आता है। सचिन वाजे को मुस्तफा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। मुस्तफा, सबसे बड़ी बात यह है जो खबर मिल पा रही है वो ये कि वाजे ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक क्लियर नहीं है और दूसरी तरफ सियासत अलग से गरमाई है। मुस्तफा जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इस पूरे अरेस्ट से मुंबई पुलिस के ऊपर किस तरह से दाग लगता है कि जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो उसी क्राइम में अरेस्ट हो जाता है। वाजे का कन्फेस करना अलग बात है, उस चीज को एनआईए एविडेंस के तौर पर ट्रायल में प्रोड्यूस करना ये अलग बात है। हाँ, अगर वजह सच में इस क्राइम के पीछे है तो उन्होंने किस लोगों की मदद ली होगी, तो वो सहयोगी कौन थे, वो सहयोगी मुंबई पुलिस से थे या कोई सिविलियंस थे, इस चीज की जांच एनआईए कर रही है। लेकिन क्योंकि सचिन वाजे एक बार शिवसेना में रह चुके हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें उद्धव ठाकरे का भी करीबी माना जाता है और इसीलिए इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही सियासत है। जब से देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की थी, महाराष्ट्र एटीएस को केस उसके बाद सौंपा गया था, वाजे का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच से हटा दिया कर कोई दूसरी ब्रांच में किया गया था, एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तभी एनआईए ने केस लिया और एनआईए ने ही सचिन वाजे को अरेस्ट किया है। तो अब ये पूरे मामले की गुत्थी क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पहलू है कि सचिन वाजे सस्पेक्ट थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किन लोगों की मदद की, क्या दोनों केसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी जांच जो है ये आना बाकी है। पहली उनकी पेशी है। ठाणे के हिरेन मनसुख की मौत को लेकर विवाद में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 12 घंटे तक सवाल जवाब का दौर, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी। जिलेटिन मामले की जांच में जुटी एनआईए ने यह पहला बड़ा फैसला शनिवार की रात लिया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे वो अधिकारी हैं जिस पर मनसुख हिरेन के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी के निवास एंटेलिया के बाहर मिले जिलेटिन मामले की गुत्थी जब सामने आई थी, तब उस स्कॉर्पियो की पहचान की जा रही थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी। वो स्कॉर्पियो ठाणे के रहने वाले मनसुख हिरेन की थी। जांच के दौरान मनसुख ने पुलिस के सामने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन इस सब के बीच जब 5 मार्च को उसकी लाश ठाणे क्रीक में मिली तो हड़कंप मच गया। मनसुख के घर वालों ने मुंबई पुलिस के इस अफसर पर बड़ा टारगेट किया।
आरोप लगाया कि हत्या का जिम्मेदार सचिन वाजे है। एटीएस की ठाणे यूनिट ने बुधवार को मनसुख की पत्नी का बयान दर्ज किया था। उसी दिन वाजे का बयान भी एटीएस ने दर्ज किया था, जिसमें उसने मनसुख का स्कॉर्पियो अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था। मनसुख की पत्नी के मुताबिक नवंबर 2020 से इस साल 5 फरवरी तक सचिन वाजे ने उनकी स्कॉर्पियो कार अपने पास रखी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठाए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो उद्धव सरकार ने वाजे का बचाव किया, लेकिन मामला तूल पकड़ता देख सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया। एटीएस ने वाजे पर केस भी दर्ज कर लिया और लंबी पूछताछ के बाद बात अब गिरफ्तारी तक आ गई। उस पर जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और आपराधिक धमकी देने के संगीन आरोप लगे हैं। एक दिन पहले ही ठाणे की अदालत में सचिन वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ड्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का ये कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए उनकी कस्टडी मांगेगी और मोटिव जानने की कोशिश करेगी, इस पूरे मामले के पीछे उनका क्या मोटिव था और उनके साथ अन्य और लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। इजाज खान और सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। बात कोरोना की, जो फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। आज भी देश में करीब 25,000 नए मामले सामने आए और इन आंकड़ों की बदौलत ही आशंका ये जताई जाने लगी है कि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दवाई क्या आई, जनता तो सब भूल गई। पीएम मोदी की नसीहत भी और कोरोना का डर भी, जिसका नतीजा देश के सामने है। शनिवार को इस साल के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं, यानी देश में कोरोना महामारी दोबारा अनलॉक हो रही है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी। लगातार दूसरे दिन कल भी महाराष्ट्र में कोरोना केस 15,000 से ज्यादा आए। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 1,708 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे तो 24,025 केस के साथ राज्य में नंबर 1 संक्रमित शहर हो गया। ऐसे ही हालात को देखते हुए पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। साथ ही 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से ही संपूर्ण लॉकडाउन हो चुका है, जो 14 मार्च तक रहेगा। देश में आधे से ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज दर्ज होने वाले केस के मामले में महाराष्ट्र ने जर्मनी, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा जनता को अब लॉकडाउन के जरिए भुगतना होगा, क्योंकि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लागू होने वाले शहर और जिले भी बढ़ते रहेंगे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक को खुद ने कंट्रोल करना चाहिए, ये खुद होके लेना चाहिए कॉल। अच्छा ओपन हो गया तो वापस लॉक करना पड़ेगा। लॉकडाउन होना चाहिए सर, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नागपुर में बढ़ रहा है और लॉकडाउन कंपलसरी होना चाहिए। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, जिसने अब अपने पड़ोसी राज्यों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार या सोमवार से
भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके संकेत दिए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल हमारी चिंता का विषय है। जनता को शायद ये लग रहा है कि अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेफिक्री हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। पंजाब में कोरोना केस बढ़ते देख सोमवार से एक बार फिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लुधियाना, पटियाला, मोहाली समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। लगातार तीसरे दिन कल राजधानी में 400 से ज्यादा केस मिले। शनिवार को 419 केस आने के बाद दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2207 हो गई है। ये 19 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। कड़ाई की जरूरत है, कुछ कदम अगर जरूरत पड़ेगी हम जरूर। कोरोना के कमबैक को देखते हुए राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, लेकिन सड़कों और मार्केट्स में जाने पर लगता नहीं है कि किसी को अब कोरोना की फिक्र रही है। लोग अगर कोरोना को ऐसे ही हल्के में लेते रहे तो जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो उनके राज्य, जिला या शहर में भी जल्द हो सकता है। दिल्ली से पंकज जैन और पुणे से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। जंगे बंगाल में फिर से उबाल आने वाला है, क्योंकि चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर से उतर रही हैं। आज दक्षिणी कोलकाता में व्हीलचेयर से ही हुंकार भरेंगी। दीदी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा, जो उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू होगा। पैर में चोट है, व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। ममता बनर्जी इसी व्हीलचेयर से चुनावी जंग में फिर से कूद रही हैं। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज चुनावी कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। चोट के बाद पहली बार ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 1 बजे कोलकाता में व्हीलचेयर से मार्च करेंगी। ममता की ये यात्रा दक्षिण कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होगी और 5 किलोमीटर तक हाजरा पर खत्म होगी। अस्पताल से छूटने के सिर्फ 2 दिन के बाद ममता बनर्जी फिर से अपना कैंपेनिंग शुरू कर रही है। आज कोलकाता में उनका पदयात्रा है। हम इस वक्त मेयो रोड के गांधी स्टैचू में, यहीं से उनका पदयात्रा शुरू होगा। लेकिन खास बात ये होगी कि ममता बनर्जी इस वक्त व्हील चेयर में सफर कर रही हैं और व्हील चेयर पर ही उनका आज ये पदयात्रा होगा। ये तो बस शुरुआत है। ममता ने व्हील चेयर से ही 3 दिनों में 3 रैली करने का मेगा प्लान तैयार किया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो 16 को बांकुड़ा और 17 को झारग्राम में रैली करेंगी। इस बार बंगाल की जंग इतनी बड़ी है कि ममता को प्लास्टर की बेड़ियां भी रोक नहीं पाई, न ही डॉक्टरों की हिदायत आड़े आई। दर्द की परवाह नहीं रही। ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हीलचेयर से प्रचार युद्ध में वापसी का ऐलान कर दिया था। पाয়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে দেব। আমার মিটিং ঠিক আমি কিছুই নষ্ট করব না। হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है, ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं पैर में प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। एक्सरे यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कितनी बोगस प्लानिंग होती है और प्रचार होता है मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम प्लान में जिसमें कि वो फेल हो गए हैं, वो और उनके सलाहकार सब फेल हो गए, उसी जनता के बीच में चेहरा उनका बेनकाब हो गया। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हील चेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये कोई पहेली नहीं है।
यह हथियार पुराना है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। ममता बनर्जी के आंसू, कैमरे पर उनका दर्द अब तक दिखता रहा। अब तक तो ममता बनर्जी का अस्पताल के बिस्तर से व्हीलचेयर का वीडियो चल रहा है। अब ममता खुद सड़कों पर होंगी तो मान लीजिए कि चुनावी संग्राम तय है। फिर से रास्ते पे उतर के, सड़क पर उतर के वो अपना कैंपेन शुरू कर रही हैं और आज से लगातार अगले कुछ दिनों तक उनका कैंपेनिंग चलेगा। आज कोलकाता में, उसके बाद जिलों में ममता बनर्जी व्हील चेयर पे कैंपेनिंग अपना फिर से शुरू कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। तो चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में उतर रही हैं, तो उनकी चोट की रिपोर्ट पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव आयोग के पास दो रिपोर्ट हैं। अब आयोग को फैसला लेना है कि ममता की चोट का सच क्या है। क्या ये महज हादसा है या फिर हमला? जितनी गहरी बंगाल की राजनीति है, उससे कम गहरा नहीं है ममता की चोट का राज। सबके अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी खुद साजिश की बात कर चुकी हैं। टीएमसी सांसद साजिश के दावे के साथ चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं, तो बीजेपी के चोट पर अलग ही दावे हैं। चोट पर सियासी संग्राम छिड़ा तो मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। आज चुनाव आयोग इस राज से पर्दा उठा सकता है। चुनावी और राजनीतिक दांवपेच का बुधवार को शुरू हुआ ये सफर रविवार को मंजिल तक पहुंच सकता है। निर्वाचन आयोग उन चारों रिपोर्टों पर तुलनात्मक विचार कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जो अलग अलग जरिए से अलग अलग समय पर आई है। एक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव की है, 2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स की है और 1 स्थानीय पुलिस की है। यानी ये पता चल जाएगा कि बुधवार की शाम नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना महज एक हादसा थी या हमला। आयोग ने पहले बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय से रिपोर्ट मांगी, लेकिन आयोग से उसे आधा अधूरा जवाब ही मिला। फिर जाकर आयोग के विशेष पर्यवेक्षकों विवेक दुबे और अजय नायक ने रिपोर्ट सौंपी। दोनों रिपोर्ट में फर्क दिखा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कार के गेट से चोट बताई गई, तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने ममता की चोट को हादसा बताया। मुख्य सचिव ने हमले का जिक्र नहीं किया, तो पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को खारिज कर दिया। इसी तरह साजिश थ्योरी पर मुख्य सचिव ने चुप्पी साधी, तो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट से इसे नकार दिया गया। हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर भी साफ साफ कुछ नहीं कहा गया। मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने है और इस पर सियासत भी हो रही है, इसीलिए और गंभीर है। सिक्योरिटी के फेल होने पर, जेट सुरक्षा के फेल होने पर, मोबाइल के फेल होने पर, मैं बचपन में सुना करता था जब मध्य प्रदेश में था, छोटा था, कि बंगाल में जादू होता है। अब पता चला मुझे कि होता है। व्यवस्था बैठ गई है व्हील चेयर पे पश्चिम बंगाल की 10 साल में, उसको तो कोई मोदी जैसे ही उठा सकता है। कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करे। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुके हैं। अब गेंद पूरी तरह चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने उतरेंगी, यानी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती ममता बनर्जी बंगाल में अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होने जा रही हैं।
আমাদের মুখ মিটিং করতে হবে, অবশ্যই হুইল চেয়ারে তিনি যাবেন। আমরা এবার চাই যে তাকে সিকিউরিটি যেমন থাকবে তার রিজন নিয়ে আমাদের কর্মীরাও তার সিকিউরিটি এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাবেন আমরা অত্যন্ত সচেতন হয়ে থাকবো। এবার আমাদের মনে রাখবো। अब सवाल ये भी है कि क्या घायल ममता और ज्यादा खतरनाक साबित होंगी, और अगर वोटर्स का प्रतिशत हम देखें तो इस बार 50-50 वोटर्स का प्रतिशत है महिलाओं और पुरुषों का। ऐसे में घायल ममता का असर महिलाओं में कितनी पैठ पैदा कर रहा है, कितना ज्यादा असर डाल रहा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को बंगाल में पहले तीनों चरणों का मतदान है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों चरणों में व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती ममता बनर्जी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। यही वजह है कि चोट पर वोट की इस राजनीतिक जकड़ से बीजेपी परेशान है और हमले को साजिश बता रही है। यानी घायल तो ममता बनर्जी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक चोट बीजेपी को लग रही है। बीजेपी का पूरा दम यही साबित करने में लगा हुआ है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये हादसा था, जिसका सियासी माइलेज लेने की अब टीएमसी कोशिश कर रही है। वो ममता बनर्जी को जो हालत हुआ वो नसीब टूट गया, इसलिए हालत हुआ है। वो जो नाटंकी कर रहा है वो सारी पब्लिक का सोच आ गया जे दीदी ने क्या कर सकते। वो जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या बोल दिया, विरोधी पक्षों ने कर दिया। ये होना सही नहीं है, पॉलिटिक्स में इतना नौटंकी सही नहीं है। ममता बनर्जी की चोट पर आई मुख्य सचिव की पहली रिपोर्ट पर चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद आयोग ने दूसरी रिपोर्ट विस्तार से मांगी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में ममता पर हमले को हादसा बताया गया है, यानी बीजेपी के दावे पर मुहर लग गई है। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। नए तथ्यों के बाद अब टीएमसी ममता की चोट को सहानुभूति लहर में बदल पाएगी या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी खेमे ने मोदी और शाह के प्रचार अभियान को और तेज करने की रणनीति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च के दिन बंगाल के पुरुलिया में रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद 20 मार्च को बंगाल के ही मिदनापुर में रैली होगी। एक दिन बाद 21 मार्च को बांकुरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 14 और 15 मार्च के अलावा 19, 26 और 27 मार्च को बंगाल में रैलियां करेंगे। अमित शाह इस दौरान 122 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे। बीजेपी का दावा है कि इन सभी की राजनीतिक हत्या की गई। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेता धुआंधार प्रचार कर ममता बनर्जी का किला भेदने की अंतिम कोशिश करेंगे। 2 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब ये साबित हो जाएगा कि वहां कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। यानी बंगाल में अब आने वाले दिन बड़े सियासी टक्कर के गवाह होंगे। ममता की चोट पर भले ही पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इतना साफ है कि इस चोट पर राजनीति गर्म ही रहेगी। नंदीग्राम से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।